गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइको की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने टोलमैन का सिद्धांत किया था। आज हम करने जा रहे हैं गैने का अधिगम सोपान की, यानी कि गैने की जो अधिगमन सोपान की है उसका सिद्धांत गैने महोदय ने ही 1965 में दिया था। स्टूडेंट्स, कब दिया? 1965 में। गैने की सोपान की 1965 में दी गई। इस सिद्धांत का प्रतिपादक रॉबर्ट गैने ने ही किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक रॉबर्ट गैने ने ही किया था। गैने ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग गैने ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने अधिगम 8 प्रकार का माना है। स्टूडेंट्स, कितने प्रकार का माना है? अधिगम 8 प्रकार का माना है। और ये सिद्धांत जो कहलाएगा वो गैने की सोपान की या गैने का अधिगमन सोपान। देखो, नाम ध्यान से याद करना है। गैने का अधिगमन सोपान या गैने की सोपानकी के नाम से प्रसिद्ध है। पुस्तक का नाम क्या था? कंडीशन ऑफ लर्निंग। पुस्तक का नाम क्या स्टूडेंट्स? कंडीशन ऑफ लर्निंग है। इनके द्वारा माना गया कि इनका अधिगम जो है वो अनेक प्रकार के अधिगमों का संगठन है और जो क्रम के अकॉर्डिंग होता है। तो जो ने 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका संकेत अधिगम। संकेत अधिगम वास्तव में पावलोव और वाटसन का प्राचीन अनुबंधन ही है, क्योंकि पावलोव महोदय ने कुत्ते के प्रयोग किए थे और वाटसन ने किसके ऊपर किए थे? अपने 11 माह के बच्चे के ऊपर। तो दोनों का ही प्राचीन अनुबंधन ही है। बच्चा आरंभ में संकेत से ही सीखता है, जैसे कैसे कबूतर बनाए, कैसे खरगोश। इसमें प्राकृतिक व अप्राकृतिक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि संकेत अधिगम का मतलब नाम से क्लियर है कि संकेत अधिगम से ये बच्चा सबसे पहले सबसे शुरू में आरंभ में संकेत लेकर ही सीखता है। और इस अधिगम को वास्तव में पावलोव और वाटसन का प्राचीन अनुबंधन के द्वारा ही जाना जाता है। जैसे बच्चा आरंभ में संकेत सीखेगा कि कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, इसमें प्राकृतिक व अप्राकृतिक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे पावलोव ने घंटी व भोजन कुत्ते के सामने एक साथ प्रस्तुत किए गए थे। जैसे पावलोव महोदय ने घंटी व भोजन कुत्ते के सामने एक साथ प्रस्तुत किए गए थे, तो वैसे ही बच्चे को संकेत दिया जाता है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम। यह एक प्रकार से थोर्नडाइक के उद्दीपक वर्ड आने से थोर्नडाइक के यांत्रिक अनुबंधन की तरह ही है। जो उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम है वो थोर्नडाइक के यांत्रिक अनुबंधन की तरह ही है और स्किनर के सक्रिय अनुबंधन क्रिया का रूप है। किसी अधिगम में उद्दीपक के पुनर्बलन से ही अनुक्रिया होती है, यानी जहाँ पर उद्दीपक होगा वहाँ पर अनुक्रिया होगी, वह उसी किसी प्रकार का भी चाहे वो अधिगम हो। यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का जो अधिगम है वो थोर्नडाइक के यांत्रिक अनुबंधन की तरह ही है और स्किनर के सक्रिय अनुबंधन क्रिया का रूप है। यानी जैसे आपका संकेत अधिगम पावलोव और वाटसन का प्राचीन अनुबंधन था, वैसे ही उद्दीपन क्रिया आपका थोर्नडाइक और स्किनर दोनों के द्वारा प्रतिपादित के रूप में दिया गया। तीसरा आपका श्रृंखला अधिगम, अर्थात व्यक्तिगत उद्दीपन क्रियाओं के समूह का एक क्रम होता है। उन क्रमों में क्या संबंध होता है? 2 प्रकार का होता है ये, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक अधिगम। स्टूडेंट्स, यानी कि श्रृंखला अधिगम व्यक्तिगत उद्दीपन अनुक्रियाओं के समूह का एक क्रम होता है। क्या होता है? एक क्रम होता है। 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। फिर चौथा आपका शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक इकाई को सीखने के लिए उससे पहले वाली इकाई सहायता करती है। कविता पाठ गीतों के माध्यम से सीखना, जैसे कविता जो होती हैं पाठ गीतों के माध्यम से सीखना,
यानी पहले से सीखी गई इकाई अगला सीखने में सहायता करती है, ऐसा हमारा शाब्दिक अधिगम के अंदर होता है स्टूडेंट्स। शाब्दिक इकाई को सीखने के लिए उससे पहले वाली इकाई बहुत सहायता करती है। कविता पाठ गीतों के माध्यम से ही सीखा जाता है स्टूडेंट्स। फिर पांचवा आपका बहु विभेदन अधिगम। बहुत से उद्दीपकों में से सही उद्दीपकों का चुनाव करना। बहु विभेदन, बहुत सारे उद्दीपक आपके पास होगा, जो आपको सही लगेगा सिर्फ उसी उद्दीपक का आपको चुनाव करना है। जैसे बै और वह में अंतर करना, जो आपको बै चाहिएगा तो आप बै यूज़ करोगे, वह चाहिएगा तो वह, अंतर करके ही यूज़ करेंगे, बै की जगह वह यूज़ नहीं करना। 16 और 61 में अंतर करना, रंग है कोई एक जैसे उनमें अंतर करना। यानी कि बहुत सारे विभेदनों में से आपको एक विभेदन का चयन करना है। बहुत सारे उद्दीपकों में से आपको कन्फ्यूजन ना होकर सही उद्दीपक का चयन करना है। बहुविभेदन अधिगम का मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि बहुत सारे उद्दीपकों में से आपको सही उद्दीपकों का चयन करके उनके अनुसार क्रिया करना क्या कहलाएगा, आपका बहुविभेदन अधिगम कहलाएगा। जैसे बै और वह में अंतर, 16 और 61 में अंतर, और बहुत सारे रंगों में अंतर करना स्टूडेंट्स। फिर आपका प्रत्यय अधिगम, किसी वस्तु या घटना की व्याख्या किसी वर्ग या गुण के आधार पर करना ही प्रत्यय अधिगम कहलाता है। कैडलर ने प्रत्यय अधिगम पर सबसे ज़्यादा बल दिया। बहुवेदीय अधिगम प्रत्यय की पूर्व शर्त होती है कि बच्चे को भेद करना आना चाहिए, तभी वह उस कंसेप्ट को अधिगम में क्लियर कर सकता है। यानी किसी वस्तु या घटना की व्याख्या करना किसी वर्ग या गुण के आधार पर करना ही उसका प्रत्यय अधिगम कहलाएगा। केडलर ने प्रत्यय अधिगम पर सबसे ज़्यादा बल दिया। बहुवेदीय अधिगम प्रत्यय की पूर्व शर्त होती है स्टूडेंट्स। फिर है सिद्धांत अधिगम, नियमों के आधार पर समस्या की व्याख्या की जाना। नियमों के आधार पर समस्या की व्याख्या की जाती है, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि सिद्धांत अधिगम बोलते हैं। इसमें सिद्धांत के बल पर किसी चीज़ को सीखा जाता है, किसी का समस्या का समाधान किया जाता है, उस समस्या की व्याख्या की जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हम सिद्धांत अधिगम बोलेंगे। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बेस्ड है, सिद्धांत बेस्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिद्धांत अधिगम बोलेंगे। समस्या समाधान अधिगम, तो गहने की अधिगम सोपानकी का अंतिम व सर्वोत्तम प्रकार है। इसे व्यक्तिगत अधिगम भी कहा जाता है, श्रेष्ठ अधिगम भी कहा जाता है। उदाहरण, रेखा गणित प्रमेय को हल करना। जैसे स्टूडेंट्स, रेखा गणित प्रमेय को हल करना किस में आएगा, आपका समस्या समाधान अधिगम के अंदर आता है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने गहने के अधिगम सोपानकी जो दी गई थी 1965 में, उसमें क्रम से हमने अधिगम सीखा कि सबसे पहले आपका संकेत अधिगम होता है, फिर उद्दीपक क्रिया अधिगम होता है, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा बहुवेदन अधिगम, छठा प्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत का अधिगम, और आठवां स्टूडेंट्स समस्या अधिगम। गहने ने इस सिद्धांत को व्यवहारिक बनाने के लिए शिक्षण और अनुदेशन में मनोवैज्ञानिक शक्तियों का एक विशिष्ट क्रम प्रस्तुत किया, कि जो मन का वैज्ञानिक को प्रस्तुत करके शक्तियाँ होती है उसका भी एक विशिष्ट क्रम होता है। वो क्रम इस प्रकार है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अभिप्रेरणा, दूसरा स्थानांतरण, तीसरा मापन, चौथा परिस्थिति, पांचवें में ज्ञान का स्वरूप कैसा है, और लास्ट है अधिगम का उद्देश्य कैसा है स्टूडेंट्स। यानी कि मनोवैज्ञानिक शक्तियों का एक विशिष्ट क्रम बनाया कि सबसे पहले बच्चे की अभिप्रेरणा देखी जाएगी, फिर उसका स्थानांतरण देखा जाएगा, फिर उसका मापन कैसा है, और फोर्थ नंबर में परिस्थिति को, फिर ज्ञान का स्वरूप कैसा है, और लास्ट वन है अधिगम का उद्देश्य क्या है। गहने द्वारा बताई गई जो अधिगम की परिस्थितियाँ हैं, गहने ने दो स्तर में बांट दी, निम्न और उच्च। निम्न और उच्च।
सबसे निम्न की पूछी जाती है स्टूडेंट्स, तो याद करना है। तो गैने ने अपनी सोपानगी में अधिगम की परिस्थितियाँ बताई हैं, उसमें से निम्न स्तर की कौन सी, क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। तो निम्न स्तर की आपकी संकेत अधिगम है कि बच्चे को संकेत के द्वारा बताना, जैसे कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, या कोई इसमें कोई प्राकृतिक चीज़ का उद्दीपन नहीं होता, बच्चा कै ख गै देख कर ही इसको सीखता है कि ये कबूतर है, खरगोश है। तो संकेत दिया गया, इसलिए निम्न स्तर की अधिगम है, सबसे छोटे स्तर का अधिगम माना गया है। दूसरा है उद्दीपन क्रिया का अधिगम। तीसरा मैंने आपको बताया श्रृंखला अधिगम। लास्ट वन शाब्दिक, फिर बहुवेदन करना, फिर प्रत्यय, फिर आपको सिद्धांत बनाना सीख गया था, और लास्ट में समस्या का समाधान। समस्या का समाधान अधिगम के द्वारा करना, ये उच्च स्तर का अधिगम कहलाएगा स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगा? उच्च स्तर का अधिगम समस्या का समाधान, और संकेत आपका निम्न स्तर का अधिगम होगा। और आपको इसी प्रकार से याद करने हैं। संकेत अधिगम के बाद उद्दीपक अनुक्रिया आएगी, फिर श्रृंखला का अधिगम होगा, फिर शाब्दिक अधिगम होगा, फिर बहुवेद होगा, प्रत्यय, सिद्धांत, और लास्ट वन इज समस्या समाधान अधिगम। और दोनों याद करने हैं। संकेत अधिगम आपका निम्न स्तर का है, और समस्या का समाधान आपका उच्च स्तर का अधिगम है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें इतना ही। कल हम नेक्स्ट सिद्धांत करेंगे जो आपका कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक द क्लास।